नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि हिंदुस्तान और खासकर गुजरात का एक ऐसा त्योहार जहां पर सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ में नवरात्रि का इंतजार करते हैं। 9 दिन माता रानी की भक्ति आराधना करते हुए गरबा गाना, नवरात्रि खेलना, ये सब सभी को बहुत पसंद होता है और सभी इसकी तैयारियों में 1 महीने पहले से ही जुट जाते हैं। लेकिन हम में से कई लोग हैं जो नवरात्रि का ये जो पर्व है, इसके महत्व के बारे में सही तरह से नहीं जानते हैं। इससे जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आज भी हम सभी को नहीं पता है, खासकर आज की जनरेशन। हमारे हिंदुस्तान में हर त्योहार को लेकर कोई ना कोई ट्रेडिशनल तरीका होता है उस त्योहार को मनाने का। लेकिन जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया, चीजें बदलती गई, मॉडर्न होते गए, वैसे वैसे ये ट्रेडिशन कहीं ना कहीं पीछे छूटता गया है। नई चीजों को अपनाना गलत नहीं, लेकिन इन चीजों को छोड़कर, हमारी परंपराओं को छोड़कर आगे बढ़ना ये भी सही नहीं है। इसी बात को सिखाती हैं अरुणा चौकसी जी, जिनके साथ आज हम जुड़ने जा रहे हैं और उनसे जानते हैं नवरात्रि के महत्व के बारे में और साथ साथ ये जो परंपराएं हैं इन्हें वो कैसे संजोने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम। हाँ, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि नवरात्रि ये पर्व सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन नवरात्रि का क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते मेरे प्रिय वडोदरा वासियों। प्रजा उत्सव प्रिय होती है, न जीवन में उत्सव होते न जीवन का आनंद भी होता। तो साल में हर बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम उत्सव सामूहिक तरीके से बिताते हैं। नवरात्रि उनमें से एक है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 मीन्स 9। 9 का दूसरा अर्थ है नया। ये समय ऐसा होता है जब मौसम में परिवर्तन आता है। तो जब मौसम में परिवर्तन आता है तब हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो ये समय ऐसा रहता है कि परिवर्तन आने से शरीर पर इसकी असर पड़ती है। तो नवरात्रि का उत्सव इस तरह से मनाया जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और लोग आनंद भी उठा सके। ये शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा, जो हमारी आद्य शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी उनको कह सकते हैं, उनके 9 स्वरूपों से ऊर्जा प्राप्त करने का समय होता है। इस सिलसिले में एक बात आपको रामायण की बताती हूँ। जब राम ने रावण पर अटैक किया, मतलब उनसे लड़ाई संघर्ष किया, उससे उन्हें मिली सफलता दशहरा के दिन। लेकिन दशहरा के जो 9 दिन थे, उस 9 दिन राम ने ये जो हमारी दुर्गा के 9 स्वरूप है उनकी पूजा की थी और उनसे शक्ति ऊर्जा प्राप्त की थी। तो ऊर्जा प्राप्त करके उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो ये 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करनी होती है। ये इनका महत्व है, आध्यात्मिक महत्व या धार्मिक महत्व, जो भी आप समझे। सफलता प्राप्त करने के लिए ये दुर्गा की ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो सके, इसके लिए इन स्वरूपों की आराधना की जाती है। ये 9 दिन हम में से कई लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनसे जो भी हमारी मनोकामना होती है, हम उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा भी जाहिर करते हैं और साथ साथ जैसा इन्होंने कहा कि उनसे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे हम अपनी समस्याओं का निवारण ला सके। इसी के साथ जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कई सारे चेंजेस बदलते जमाने के साथ में हमारे सामने आते रहे हैं। ऐसे में जो गरबा आयोजन शुरू हुए हैं, अलग अलग ग्राउंड में आप खेलने के लिए जाते हैं, तरीके बदले हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है गरबा में और कई सारे सिंगर्स को बुलाया जाता है। तो ये जो चेंज हुआ है, क्योंकि पहले के जमाने में कुछ अलग तौर से नवरात्रि मनाई जाती थी, तो शुरुआत वहां से करेंगे कि पहले जो पारंपरिक नवरात्रि मनाई जाती थी वो किस तरह से मनाई जाती थी और अब जो चेंजेस आए हैं उसमें क्या सही और क्या गलत है, इस पर आपकी क्या राय है वो बताइए। वो मैं आपको बताऊं, इससे पहले ये 2 बात मैं आपसे बताऊंगी कि नवरात्रि में 2 चीजों का महत्व है। एक नृत्य और दूसरा फास्टिंग, उपवास। जब ऋतु परिवर्तन होती है, जब इसे संधि काल कहते हैं, तब वातावरण में ऐसा कुछ होता है जिसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और आप देखना कि 2 नवरात्रि की बात करूं, चैत्री नवरात्रि जो चैत्र महीने में आती है और ये शारदीय नवरात्रि जो अश्विन मास में आती है, ये दोनों आप देखो
रोग के उत्पादन का समय होता है। ये दोनों समय पर अधिक रोगों की मात्रा होती है। तो फास्टिंग का महत्व इसलिए है ताकि जो शरीर में टॉक्सिन्स है वर्षा काल दरमियान जो एक्यूमुलेट होते हैं वो शरीर से निकल जाना चाहिए। अभी आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कितना महत्व है, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये एक शारीरिक कारण है। और दूसरा नृत्य, जो गरबा की बात हम करने जा रहे हैं, तो नृत्य ये भी ऊर्जा से भरा होता है। तो ये ऊर्जा में इतनी ऊर्जा खर्च होती है कि बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो इसलिए नृत्य और फास्टिंग दोनों का महत्व है। अब जो बात आपने मुझे पूछी वो मेरे जमाने के, पुराने जमाने के मतलब कि मैं बताऊं मेरे जमाने की, मैंने काफी कुछ काल देखा है। जब मेरी माँ, मैं छोटे गांव से हूँ, छोटा उदयपुर नाम का गांव है मेरा, आदिवासी एरिया में, मैं वहां पली बड़ी। तो वहां पर और सभी उस टाइम पे सभी जगह पे जो गरबा का आयोजन होता था वो छोटे पैमाने पे, हर अपने अपने शेरी में या चौक जिसको बोलते हैं वहां गरबा का आयोजन होता था। तो 12, 15, 20, 25 महिलाएं या हमारी माताएं बहनें इकट्ठी होकर सब काम को निपटा कर वो इकट्ठी होती थी। बीच में माता जी की स्थापना करते थे, फोटो वगैरह, प्रसाद दिया आदि, और फिर गरबे खुद गाती थी और साथ जो उनके गरबे घूमती थी उनको हम बोलते हैं कि गरबा झीलना चाहिए, मतलब उनको भी गाना चाहिए। तो गाने का महत्व है, शब्द का महत्व है। माता जी के गुणगान गाते हैं, उनके कीर्तन गाते हैं, तो शब्द का महत्व होना चाहिए। शब्द में शक्ति रहती है, मंत्र जैसे होते हैं। कुछ गरबे तो ऐसे हैं राजवी कि जिसको मैं मंत्र की कक्षा दे सकती हूँ और जिसका कॉम्पोजिशन 100 साल से भी अधिक साल से हुआ है। ऐसे गरबे भी हम गाते हैं अभी, जो मेरी माँ गाया करती थी। तो मेरी माँ होती तो 125 साल की होती, तो कम से कम 100 साल पुराने तो ये कॉम्पोजिशन है ही है। और क्या है, सबको कंठस्थ रहते थे गरबे और बारी बारी से गाना और सब साथ मिलके झीलना, ये पुराने जमाने का तौर तरीका था। गांव में हर जगह जहां जहां शेरी चौक होता था वैसे गरबा का आयोजन होता था। अब क्या हुआ, लोग गांव में से शहर में आने लग गए, संख्या बढ़ने लगी, गाने वाले की संख्या बढ़ने लगी। तो इतनी बड़ी जगह में गाना और उसको सुन के उसको दोहराना ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए धीरे धीरे ये प्रोफेशनल सिंगिंग का कंसेप्ट आया। वो भी बुरा है ऐसा नहीं है, गाने कर्णप्रिय लगते हैं, अच्छे सुनने में भी लगते हैं। मतलब कि जो परिवर्तन आता है उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि परिवर्तन ही शाश्वत नियम है प्रकृति का। उस समय जो था वो था, जब अब ये हुआ है तो अब इसको एक्सेप्ट करना है। अब जब बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में 20-20, 25-25 हजार, 5,000, ये तो कॉमन आंकड़ा हो गया है। तो उसमें वो समय का कैसे हो सके, नहीं हो सके। तो इसके लिए सब साउंड सिस्टम की भी आवश्यकता हुई, प्रोफेशनल सिंगर्स की भी आवश्यकता हुई और गरबे भी अच्छे अच्छे आने लगे। पहले के जो गरबे थे बहुत सिंपल थे, माता जी का कुछ स्वरूप का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन। लेकिन अभी जो गरबे की पोइट्री है वो अद्भुत होती है और ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं होता है। अब एक ट्रेंड क्या चला है कि पहले का जैसा नहीं है, बिगड़ गया है। कुछ नहीं बिगड़ा है, अलग है। कभी भी कुछ बिगड़ा हुआ होता ही नहीं है, गलत कुछ नहीं होता है, अलग होता है। ये हमारी समझ होनी चाहिए। तो अभी जो आयोजन हो रहे हैं उसको जस्टिफाई करेंगे और उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी भी होती है, मनी मैनेजमेंट का भी वो, लेकिन हमारा कंसेप्ट नहीं है। हमारा आइडिया क्या है कि वो जो हमारी गरबे की जो परंपरा है ना वो कंटिन्यू होनी चाहिए, वो होना ही चाहिए। और अभी ये तो ग्लोबल हो गया है हमारा गरबा, तो ये तो एकदम हमारे लिए गौरव की बात हुई है और बड़ौदा के लिए तो विशेष गौरव की बात हुई है। तो ये जो अभी हो रहे हैं गरबे के आयोजन तो वो अच्छे ही हो रहे हैं। और लेकिन एक बात है जो राजवी मुझे थोड़ा सा खटकता है कि ये पूरा आयोजन एक कार्निवल जैसा हो रहा है, यूथ को फोकस करते हैं, केवल यूथ के लिए ही गरबे होते हैं। ऐसा आप देखो कोई भी गरबा ग्राउंड में जाओ, लेकिन गरबा वो गुजराती, प्रत्येक गुजरातन आप बोलते हैं ना, वो प्रत्येक गुजरातन का हक है कि उसको गरबा गाने का चांस मिलना चाहिए। और वो ये जगह पे कोई भी उम्र की है, मेरी माँ 80 साल तक गरबे गाती थी। अब आप सोच सकते हैं ये गरबे में कोई 80 साल की महिला गरबे गा सके,
तो हमने जो आयोजन किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा जो इसमें इनपुट है ये गरबे के जो आयोजन में, वो ये है कि हमारे यहाँ 8 साल के लेके 80 साल तक की महिलाएं गरबा गा सकती है, ऐसा हमारा माहौल है। इतना बड़ा क्राउड हमारा होता नहीं है। और पिछले 28 साल से 96 से हमारा शुरू हुआ फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तब से लेकर आज तक हमारी ये परंपरा चालू रहे, इस हेतु से हम गरबा करते हैं। ये पूरा विमेन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, इसमें पुरुषों का ज्यादा योगदान नहीं है, आर्थिक योगदान जरूर है। ये मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिना पैसे होता नहीं है आजकल। बाकी का सब अरेंजमेंट वो सब महिलाएं देखती है, और ये हमारा एक यूनिक पॉइंट है। और दूसरा, कोई प्रवेश पत्र नहीं, किसी के भी लिए हमारा पास कभी नहीं थे, आज भी नहीं है। सब आ सकते हैं, गरबे गा सकते हैं। और हमारे यहाँ तीसरी बात है, सभी गरबे फोक हैं, माता जी के ही गरबे हैं और फोक हैं। कोई सुगम संगीत जैसा हम नहीं गाते हैं, पिक्चर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और आज भी हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो भी अपने स्टाइल के होते हैं। आज तक हमारे यहाँ सिंथेसाइजर नहीं आया, हारमोनियम होता है, तबला, ढोलक, खंजरी, मंजीरे, ये सब होते हैं। और सब गाने वाले भी कोई प्रोफेशनल नहीं होते हैं, हम लोग सब शौक से गाते हैं। और ये इसलिए ये गरबा हमारे, कुछ लोगों को ये गरबा बहुत पसंद है हमारा। और नवरात्र आने से पहले सब इंक्वायरी करते हैं कि भाई इस साल आपका है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए दूसरा कोई ग्राउंड भी नहीं है। तो हम जब शुरू करते हैं तब सब बच्चों को और सबको बोलते हैं कि आप लोगों को दूसरे बहुत ग्राउंड मिलेंगे, लेकिन आपकी जो माँ है ना, उसको दूसरा ग्राउंड इसके सिवा नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेंटेन द ग्लोरी, राइट, माँ का कुछ ख्याल रखो और उनको साथ दो। ये हमारा है, मतलब ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करूं, अभी जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और हम जो कर रहे हैं एक हमारा हेतु अलग है, लेकिन सभी अच्छा हो रहा है। गरबा होना चाहिए और उसमें शब्द होने चाहिए। हमारे यहाँ गरबा गाते वक्त हम जो गरबा गाते हैं ना, तो घूमते घूमते लोग भी गाते हैं और इसके हिसाब से उनको आ जाते हैं गरबे। अभी ये जो गरबे हैं एकदम सुनने में अच्छे हैं, लेकिन उसकी रिपीट वैल्यू नहीं है। जो गरबे एकदम ट्रेंड हो गए हैं, तो जैसे वो गरबे शुरू होते हैं तो पूरा ऑडियंस में एक जोश आ जाता है। तो ऐसे कुछ गरबे ऐसे हैं हमारे जो आगे की पीढ़ी में जाना चाहिए, और वो हमारा यही प्रयत्न है। और बहुत अच्छी कोशिश भी है इनकी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कारों से बहुत वाकिफ होना चाहिए, जो ट्रेडिशन हमारे सालों से चलते आ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यही एक तरीका है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी वो पूरा हक है कि वो त्योहारों का मजा ले सकते हैं, माता जी की आराधना कर सकते हैं, गरबा खेलना, गरबा गाना, ये सब उनका भी हक है। और बस वही प्लेटफॉर्म अरुणा चौकसी जी उन सभी को देने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ जो अभी एक और चेंज आया है जो मैं वापस ऐड करना चाहूंगी कि गरबा खेलने का जो नृत्य का तरीका है वो भी काफी बदला है। पहले बहुत सिंपल होता था और अब बहुत सारे स्टेप्स होने लग गए हैं, लोग अलग अलग राउंड बनाकर खेलते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बदलाव की, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले से चलता आ रहा है उसमें और अब में क्या फर्क है, बस वही आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आए हैं इसके बारे में आप बताइए कि शुरुआत मतलब क्या हुई थी, कैसे हुई थी गरबे की, और अब क्या है? जो पहले तक के गरबे होते थे उसमें बहुत सिंपल स्टेप्स रहते हैं, जो जैसे 3 ताले के गरबे कहते हैं ना, 1 2 3, वो गरबे क्योंकि इतना सिंपल होता है और करने में जरा भी थाक नहीं लगता है, उसमें थक नहीं जाते लोग, तो लंबे समय तक वो खेल सकते थे। अभी भी 3 ताले के गरबे तो होते हैं, लेकिन जो पैटर्न है उसमें नृत्य की मुद्राएं ज्यादा आ गई है। तो उस समय ताली का महत्व था, और ताली का महत्व क्या है, ये एक्यूप्रेशर है। हाँ। पूरे 9 दिन तक आपके हाथ का एक्यूप्रेशर हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ताली ज्यादातर दिखने में कम आती है, होती होगी लेकिन बहुत कम। और दूसरी जो रिदम, दूसरी जो स्टेप हम लेते थे वो ताली, चपटी और पक्की ठेस, ये 3 होते थे। ये तीनों भी एक्यूप्रेशर थे। ये चपटी देखो, अंगूठा और ये मध्यमा दोनों से प्रेशर से चपटी बजती है तो ऑटोमेटिक प्रेशर होता है, और पांव की ठेस लगती है तो पूरे उंगलियों की
एक्यूप्रेशर हो जाती है, तो ये बड़ा साइंटिफिक था। लेकिन अब इसमें सब में नृत्य की मुद्राएं आ गई हैं। दिखने में कोई बुरा नहीं लगता है, दिखने में अच्छा ही लगता है। लेकिन तकलीफ क्या होती है कि अब ये वर्कशॉप होने लगे हैं नृत्य के, कि चलो हम आपको गरबा सिखाते हैं। ये सिखाने वाली चीज है ही नहीं, ये तो कुदरती आने वाली चीज है। तो इसमें ये कृत्रिमता आ गई है। जो नेचुरल था उसको अब 8 स्टेप, 16 स्टेप और कितने ज्यादा स्टेप। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रुप आया तो 8 स्टेप करने लगा, दूसरा ग्रुप आया तो 14, 16 जो होता है। तो इससे जो गरबा का वर्तुल, इस जिसको गोल वर्तुल की तो एक ऊर्जा होती है ना, तो वो ऊर्जा पैदा नहीं हो पाती है। ऊर्जा के लिए वर्तुल होना जरूरी है। अब ये वर्तुल, ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। तो लेकिन ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे यहाँ कोशिश ये रहती है कि सब एक ही तरह से घूमे, तो वो देखने वाले को अच्छा लगता है। गोल मेंटेन करे ऐसा। और हमारे जो वॉलंटियर्स है ना, वो ग्राउंड मैनेजमेंट करते हैं। तो कोई इधर उधर होता है तो उसको जरा प्रेम से समझाते हैं कि भाई एक साथ सब करो। लेकिन अलग अलग करते हैं तो वयस्क महिलाओं के लिए कोई रास्ता वो निकल जाती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है उनको गरबा खेलने को मिले, तो हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं इसे। नवरात्रि के इन महत्वों के बारे में आज आपको सारी जानकारियां मिल गई हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब आपको गूगल पे नहीं मिल पाए होंगे, वो सारे जवाब आपको अरुणा चौकसी जी से मिल गए होंगे। अब मैं जानना चाहूंगी, आप कोई एक लास्ट में एक संदेश देना चाहें आज के युवाओं को, बाकी लोगों को, तो क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को तो यही संदेश है, आप खूब गरबा करें, लेकिन गरबे का जो महत्व है, उसका जो गौरव है, उसको बनाए रखें। और हम जो मिलन कुंज में गरबा करते हैं वो कभी देखने आया करें, क्योंकि वहाँ वो सुनने की चीज होती है जो गरबे कहीं नहीं सुनाई देते। बड़ौदा में कोई भी जगह पे वो गरबे वहाँ सुनने को आपको मिलते हैं। तो ये तो हमारा ओपन टू ऑल है, आप सब आमंत्रित करते हैं। खूब महोत्सव आनंद से मनाएं, आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। जी, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ बहुत सारे दर्शक आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन।